प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। दैट विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग reagent and excessive reagent। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टोइचियोमेट्री इन डिटेल। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? क्या होता था स्टोइचियोमेट्री? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कैलकुलेशन किसका, या तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का या तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का। क्लियर है? ठीक, एक दिया रहेगा, दूसरा पूछा जाएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं क्या लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। लिमिटिंग का मतलब एक खत्म हो जाएगा, एक्सेसिव का मतलब एक एक्सेस में बच जाएगा। ठीक, जरा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, समझना है इस चीज को। सबसे पहली बात, कोई बच गया और कोई खत्म हो गया। बच गया, बना नहीं, बच गया और खत्म हो गया। तो बचेगा कौन? जिसको लिया था। खत्म होगा कौन? जिसको लिया था। इसका मतलब अगर दो चीज है तो ये बात पक्का है कि रिएक्टेंट साइड कम से कम दो सब्सटेंस का होना जरूरी है। अगर हमने एक ही सब्सटेंस लिया तो इसमें लिमिटिंग और एक्सेसिंग की तो बात ही नहीं होगी। क्लियर? अगर हम दो चीज लेंगे तब तो बात करेंगे कि कौन खत्म हो गया और कौन रह गया। तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियस है कि ये बात कब लाजिम है, ये बात कब वैलिड है, जब आपके पास किसी भी रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट बन रहा मुझे इससे मतलब नहीं है अभी, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब कम से कम कितने रिएक्टेंट हो? दो रिएक्टेंट हो। ठीक, लिखो पहला पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड। This concept is valid if in the reaction there are at least two reactants. If in the reaction there are at least two reactant species. Clear है? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब सिंपल लैंग्वेज में पहले अब समझो, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। क्या? मान लो कि हमने ये 10 मोल लिया और ये भी 10 मोल लिया। ठीक, कुछ ऐसा हुआ कि इसका 5 मोल बच गया और इसका खत्म हो गया सब। कुछ ऐसा हुआ, क्या हो रहा वो देखेंगे, वो रिएक्शन डिसाइड करेगा। ऐसा हुआ, माना हमने, उसका कुछ बन गया, तो इसका मतलब ए का कुछ मोल बच गया और बी का पूरा खत्म हो गया, तभी तो जीरो हो गया। क्लियर? जिसका खत्म हो गया उसको बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। उसको क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका बच गया बोलेंगे इसका मतलब वो एक्सेस में लिया गया था, हालांकि दोनों का मोल बराबर है, बट वो बच गया ना, तब क्या बोलेंगे उसको? एक्सेसिव रिएजेंट। क्लियर है? सिंपलेस्ट बात क्या होगी? जिसका अमाउंट खत्म हो जाएगा दैट विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेसिव रिएजेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, तो लिखे ना, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे? दैट रिएक्टेंट स्पीशीज which is completely consumed, that reactant species which is completely consumed in the reaction, is called limiting reagent, and that reactant whose some amount is left unreacted, that is not completely consumed, is called excessive reagent. क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखना, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट, लिमिटिंग LR और ER, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट will be decided by amount
एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन बोथ। सिर्फ अमाउंट को देख के अंधाधुंध कभी नहीं बोल देंगे कि ये खत्म हो जाएगा ये बच जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और अमाउंट दोनों को देख के रिलेट करेंगे तब आंसर देंगे। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल लेट वी हैव अ रिएक्शन टाइप H2 प्लस Cl2, इट गिव्स यू HCl। तो रिएक्शन का होना है बैलेंस जरूरी, हमने ये बैलेंस कर दिया, HCl बन गया। अब आपसे कहा गया कि ये दे दिया 10 मोल और ये दे दिया 8 मोल। ऑब्वियसली ये कम दिख रहा है तो हम सट से बोल देंगे आंसर यही है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, अभी सिंपली बोलेंगे, ठीक है। तो अब स्टोइचियोमेट्री लगाओ और क्या बोलोगे कि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होगा तब कंडीशन बहुत आसान है, जो कम दिखे वही आंसर है। जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर है तब जो कम दिखे वही आंसर है। क्लियर? जब नहीं होगा तब देखेंगे दूसरा केस। तो पहला केस हमने सिंपलेस्ट लिया कब? जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का क्या है? बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने कल क्या बात की थी इस पे कि इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए बेटा? 1 मोल। तो इसके 8 मोल के लिए इसका कितना मोल रिक्वायर्ड है? 8। क्लियर? तो अगर इसका 8 मोल खत्म हो गया तो यहां से कितना खत्म हुआ? 8 खत्म हुआ। 8 खत्म हो गया तो बचा कितना? 2। तो यहां से सिंपली बोल देंगे क्या? 2 मोल बच गया। किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? योर हाइड्रोजन इज एक्सेसिव रिएजेंट एंड योर क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, अगला समझो। अगला मान लो अब हम रिएक्शन दे रहे हैं H2 प्लस O2 एंड इट गिव्स यू H2O। रिएक्शन को कर दो बैलेंस, यहां लगा दो 2 तो यहां पे लगा दो, हो गया बैलेंस। अब हम यही बात कह रहे हैं फिर से, ये है कितना मोल? 10 मोल, ये है 10 मोल और ये है कितना मोल? 8 मोल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन लिमिटिंग रिएजेंट? तो देखो ध्यान से, फिर क्या बोल रहे हैं? ये कम है तो क्या इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन इसका कोफिशिएंट कितना? 1। तो क्या बोलेंगे आप? इक्वेशन क्या बोल रहा है? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो इसका 8 मोल अगर कंप्लीटली खत्म होगा तो इसके लिए यहां कितना होना चाहिए? 16 मोल। क्या 16 मोल गिवन है? नहीं। क्या बोलेंगे? 16 मोल गिवन है क्या? नहीं। तो क्या इसका 10 मोल, क्या 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 इसका 8 मोल खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि 8 मोल तभी खत्म होगा जब इसका 16 मोल होता। क्लियर है? वो इनसफिशिएंट। कौन इनसफिशिएंट हो गया? पहली बात क्या बोलेंगे? जो इनसफिशिएंट हो जाए, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाएगा। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन? 16 मोल। क्लियर? रिक्वायर्ड अमाउंट से लेस है तो यही बोल देंगे क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं पूरा रिएक्शन कंप्लीट करो, बताओ कौन कौन है। तब ठीक है, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ है ना? लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ, इसका मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। अब बात कर रहे हैं ये कंज्यूम होगा तो इसका कितना जाएगा, हम ये भी दिखा लेंगे, है ना? अब लगाओ इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं? इसके 2 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? 1। 2 से कितना? 1। तो 1 से कितना? हाफ। तो जितना होगा उसका कितना? हाफ चाहिए। तो 10 का आधा कितना? 5। तो इसका मतलब 10 इसका खत्म होने वाला है, 10 इसका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका कितना जाएगा? 10 का हाफ। 10 का हाफ मतलब 5। 5 गया तो बचा कितना? 3। क्लियर? तो इसका मतलब ये बच गया। ठीक। तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सेसिव रिएजेंट। कोई दिक्कत? और इसको क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रही बात? तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ में आया? ये मैंने सिंपलेस्ट अभी नॉर्मली बताया, मैंने अलग अलग तरीका और बताऊंगा। एक तो इनको आपस में कंपेयर करके बताया, इसके बाद 3 तरीके आपको बताऊंगा कैसे कैसे निकलता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सिर्फ अमाउंट देख के कभी भी नहीं बोलना, इसलिए मैंने क्या बोला पॉइंट में कि अमाउंट और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों मिलकर डिसाइड करेगा। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर है दोनों का तब तो कोई इशू नहीं है, जिसका अमाउंट कम है वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो अगला तरीका ये कैलकुलेट करने का, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। देखो आगे हम क्या बोल रहे हैं? मान लो यही रिएक्शन है, मैं फिर से लिख रहा हूं H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O। यहां 2 और यहां 2 और दे रखा है कितना मोल इसका? 10 मोल। कितना मोल दे रखा है? 10 मोल। आराम से। इसका कितना मोल दे रखा है? 8 मोल। अब देखो आराम से,
अभी तक हमने प्रोडक्ट की बात नहीं की, अब कर रहे हैं। दोनों से क्या निकाल लो? प्रोडक्ट। क्या निकाल लो? दोनों से क्या निकाल लो? प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, है ना, इससे निकाल रहा हूं, क्लियर, तब क्या बोलूंगा, कैसे मिलेगा? तो यहां से 2 मोल से कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल। 2 से कितना मिल रहा है? 2। तो 1 से कितना मिलेगा? 1। तो 10 से कितना मिलेगा? 10। कितना मिलेगा? 10। इसके अकॉर्डिंग ये कितना मिलेगा? 10 मोल। क्लियर? अब अगर मैं कह रहा हूं इससे जरा कंपेयर कर, तब क्या मिल रहा है? तब क्या बोल रहे हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां 1, यहां कितना? 2। 1 से कितना मिल रहा है? तो 8 से कितना मिलेगा? 16। अगर इंडिपेंडेंटली देख लें तब कितना मिल रहा है? 16। तो ये क्या बोल रहा है? 16 मिलना चाहिए। क्लियर? और ये क्या बोल रहा है? 10 मिलना चाहिए। तो एक ही रिएक्शन में 2 अलग अलग प्रोडक्ट थोड़ी मिल सकता है। ये बोला कितना? 10, ये बोला कितना? 16। दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा। क्या दोनों हो सकता है? कभी नहीं। क्लियर है? तो दूसरा तरीका यह है निकालने का लिमिटिंग रीजन। क्या? दोनों से प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों से प्रोडक्ट निकाल लो, जिससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम आए, जिससे कम आए, वही लिमिटिंग रीजन है। किससे कम आ रहा है? इन दोनों में कम कौन सा है? 10 मोल। किससे कम आ रहा है? ये। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? ठीक, ये ठीक लिमिटिंग रिएजेंट। अब बोलो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? तो जो कम वाला है वही सही है। क्यों वही सही है? बिकॉज ये कंप्लीटली खत्म हुआ तो ये डिसाइड करेगा ना। ये इसका मतलब क्या? 16 का मतलब क्या? जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाए तो 16 मोल बनाएगा। क्या इसका कंप्लीट कभी खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये खत्म तो तभी होगा जब इसका भी सफिशिएंट अमाउंट होता। अगर इसका 16 होता तब हम बोलते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग मोल मिलता तो 8 मोल के लिए 16 मोल होता तब बोलते कि साहब ये कंप्लीटली खत्म होगा। तो जब ये खत्म ही नहीं हो रहा तो क्या ये डिसाइड करेगा? क्लियर है? नहीं करेगा। तो डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगला पॉइंट यही लिखना, क्या? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज decided by limiting reagent, always decided by limiting reagent। क्लियर है? कभी भी हम लोग एक्सेसिव रिएजेंट से प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेंगे। तो एक तरीका क्या हुआ? यही कंपेयर कर लो, जो कम पड़ गया। तो कैसे कंपेयर किया? 1 से 2 तो 8 से 16 कम पड़ गया। इधर से उल्टा किया तो 2 से 1 तो 1 से आधा, तो 10 से 5 चाहिए और 8 है तो कम थोड़ा ही पड़ा। कौन कम पड़ गया? ये वाला। दूसरा तरीका क्या है? दोनों से प्रोडक्ट निकाल लो, जिससे कम प्रोडक्ट आया वही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? तीसरा तरीका देख। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि जो मोल दे रखा है, क्या दे रखा है? रिएक्टेंट का जो मोल दे रखा है ना, उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? तो हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या बोल रहे हैं? कितना मोल दे रखा है? 10 मोल। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 2। कितना आया वैल्यू? 5। ये वैल्यू कितनी आई? 5। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसका मोल कितना दे रखा है? 8। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आई? 8। इन दोनों वैल्यूज में कौन सी छोटी है? 5। जिसके लिए वैल्यू छोटी आए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज एक्सेसिव रिएजेंट। क्लियर? तो ये तीनों तरीके हैं। तो उसमें सबसे सिंपल ये वाला है ना। क्या बोल देंगे? दिया हुआ अमाउंट को, मोल को, मास को नहीं, मोल को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसके लिए वैल्यू कम आ रही है। क्लियर? अब यहां पे हो जाता है कंफ्यूजन। क्या? आपने इसको कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका कोई काम नहीं है, फौरन इसको खत्म कर देना, इरेज कर देना। ये एक वैल्यू है, ये मोल नहीं है। क्लियर? जैसे तुमसे बोला ये दे रखा प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि लिखा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन के 5 मोल से डिसाइड करेंगे कि 10 मोल से? 10 से, 5 से नहीं। क्लियर? कभी कभी बच्चा ये गलती कर देता है, ये निकाल करके शॉर्टकट से निकाला कि अच्छा ये वैल्यू कम आई और इसी से निकाल दिया, तो ये हो जाएगा गलत। बस इसका काम क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट बताना। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन बताएगा?
जो ये है, अब हमने कल बताया था शॉर्टकट तरीका क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, क्या बोला था, कफिशिएंट, जिसका निकालना है उसका कफिशिएंट ऊपर और जिससे निकाल रहे हैं उसका कफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से निकाल रहे हैं ना उसका नंबर ऑफ मोल कितना है 10, दो दो खत्म, आंसर 10 मोल। प्रोडक्ट का मोल कितना मिलेगा 10। क्लियर। तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना सिंपल है, कर सकते हैं। ठीक, चलो अब लिखो सवाल। अब समझ में जब आ गया तो अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन दिया, एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके बनाता है अमोनिया। ठीक है, यह है अमोनिया। ऐसा बोला गया कि इसका 4 मोल, ठीक, और इसका 10 मोल, ठीक है, दिया है। बताइए इसका कितना मोल बनेगा। सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला गया, नाइट्रोजन का 10 मोल दे रखा है और नाइट्रोजन का 4 मोल दे रखा है और हाइड्रोजन का 10 मोल दे रखा है, और आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक, जब भी दो रिएक्टेंट हो और फिर सवाल पूछे प्रोडक्ट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि अभी तो चांस आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, और अगर आपने एक्सेसिव रिएजेंट से निकाल दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था, सबसे पहले रिएक्शन को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस। क्या होना पड़ेगा, बैलेंस। तो यहां क्या लगा देंगे 2 और यहां लगा देंगे 3, अब हो गया खत्म, है ना। ठीक, यहां के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे, अमाउंट गिवन 4 डिवाइडेड बाय 1, कितनी वैल्यू आई 4, कितनी वैल्यू आई 4। यहां कितना है 10, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तब क्या आ रहा है 10, और 10 बाय कफिशिएंट कितना 3, तब ये कितना आ जाएगा 3.33। क्लियर है। अब देखो नो डाउट अमाउंट गिवन इसी का ज्यादा है, इसका मोल कम है ना, बट ज्यादा होने के बाद भी लिमिटिंग रिएजेंट यही हो गया। क्यों? क्योंकि कफिशिएंट डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड नहीं कर रहा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकला, ये वाला। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन, हाइड्रोजन। क्लियर। अब जैसे ही डिसाइड कर लिया इसको मिटा दो फौरन, इसका काम खत्म। ठीक, अब बोला गया, क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी से बात करेंगे, इसको तो भुला देंगे। ठीक, अब इससे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, फिर वही फॉर्मूला क्या, जिसका बटा जिससे, जिसका निकालना उसका कफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना उसका कफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। आंसर कितना आ गया 20/3, कितना आ जाएगा 6.66। क्लियर, ये हो गया मोल। समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोगों ने मोल के टर्म्स में कर लिया तो इसी को मास, वॉल्यूम और नंबर के टर्म्स में कर देगा। कोई तकलीफ? लिखो सवाल फटाफट 3-4 लिखो। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। ये 1 मोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मोल ना, हाँ, जो पूछा जाएगा, मतलब जो यहां पे लिखेंगे, मास लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, जो भी है ना, ये दे रखा है 1 मोल। और ये छेद दिया ग्राम, इसका पूछा मैंने पहले मोल, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, लेट वी हैव CH4 प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 प्लस H2O। ठीक, इसका दे रखा है 32 ग्राम और इसका दे रखा है 64 ग्राम। ठीक, इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम एट NTP इन लीटर। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, एल्यूमिनियम प्लस HCl गिविंग यू AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसका दिया आपको 270 ग्राम और इसका दिया आपको
365 ग्राम। पूछा है इसका वॉल्यूम एनटीपी पे कितना बनेगा, कितना लीटर। चौथा सवाल, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग Al2O3, इसका दे रखा है 54 ग्राम और इसका दिया हुआ है 44.8 लीटर। ठीक, इसका पूछा मास बता दो ग्राम में, कितना ग्राम। ये है 4 सवाल, करिए फटाफट। ठीक, ये वन, हाँ दो दिए हैं तो उसमें हमें दोनों का निकालना है क्या, हाँ पहले तो लिमिटिंग रीजन हाँ नहीं मतलब इस साइड प्रोडक्ट के साइड इधर दो दे रखे ना, जो पूछा बस वही, हमने वाटर नहीं पूछा, हमने सिर्फ पूछा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने सिर्फ पूछा है हाइड्रोजन, हमने ये पूछा ही नहीं, तो जो पूछा है उसका निकालना है सिर्फ। करिए, मैं पॉज करता हूँ, आप लोग भी करो फटाफट। क्लियर है, क्या करेंगे, शुरुआत की जाए। पहला क्या दे रखा है, यहां तो 1 मोल ऑलरेडी दे रखा है और यहां दे रखा है मास, कितना ग्राम, 6 ग्राम। सबसे पहला काम क्या करना है, जो मास दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोल में। ठीक, तो मोल कैसे निकालते थे हम लोग, याद होगा आपको, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, यही ना। गिवन मास कितना है 6, इसका मोलर मास कितना है 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना मोल, 3 मोल। इसका मतलब ये दे रखा है आपको 1 मोल और ये दे रखा है आपको 3 मोल। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को करना था बैलेंस। सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को करना है बैलेंस। ठीक, तो इसका मोल कितना है 2, सॉरी इसको क्या कर दोगे 2 और इसको क्या कर दोगे 3, ये हो गया बैलेंस। ये क्या हो गया, बैलेंस। अब मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जब दो कंपोनेंट दे रखा हो, दोनों का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछे, तब सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या बोला शॉर्टकट, जो मोल दे रखा है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसके बारे में जब बात करेंगे तब क्या बोल रहे हैं, इसका मोल कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो वैल्यू कितनी आई 1। ठीक, इससे जब कैलकुलेट करेंगे तब क्या बोल रहे हैं, इसका मोल दे रखा था ऊपर कितना 3, 6 ग्राम का मतलब 3 मोल और कोफिशिएंट इसका कितना है 3, तो डिवाइड कर दिया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई 1। अब क्या पता चला, अब यहां से क्या पता चला कि जब दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा, एक्सेस में कोई भी नहीं है, इसका मतलब दोनों का दोनों एट ए टाइम खत्म होगा। क्लियर, बचेगा कोई भी नहीं। जब ऐसी कंडीशन है तब आप किसी से भी प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आना है सेम। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही ये निकाल दिया तो इसका काम खत्म, इसको कभी भी रखना नहीं है। क्यों, आगे चल के कंफ्यूजन कर देगा। तो आप चाहे जिससे निकाल लो, चलो निकाल के देखते हैं। चलिए, तो अगर हम इससे निकाल रहे हैं नाइट्रोजन से, तो बोलो क्या बोलोगे, नाइट्रोजन से क्या तरीका बताया, नंबर ऑफ मोल निकालना है, किसका NH3 का। क्या है अपने पास तरीका, जिसका निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट नीचे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और जितने से निकाल रहे हैं, कितने से निकाल रहे हैं 1 मोल से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मोल आया 2 मोल आंसर, 2 मोल आंसर। ठीक, अगर इससे भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। लेट्स चेक, अगर हम इससे निकाल रहे हैं तब क्या बोलेंगे, किसका मोल निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल अमोनिया का, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, जिसका निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऊपर तो 2, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट नीचे तो 3, और जितने से निकाल रहे हैं, कितने से निकाल रहे हैं 3, ये डिवाइड कर दो, कितना आया अगेन 2 मोल। सो आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। इसका मतलब क्या कि जब दोनों का ये कट जाए, मतलब क्या, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जाहिर सी बात है जितना ये बोलेगा उतना ही वो बोलेगा, तो दोनों से आंसर क्या आना है सेम। क्लियर, ठीक है। बट करना कैसे है, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करके ही, चाहे दोनों का दोनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द इक्वेशन। तो कल हाइड्रोकार्बन का तरीका बताया था बैलेंस करने का, इसका कार्बन 1 है तो इसका 1 है, इसको छेड़ेंगे नहीं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4, तो यहाँ कर देंगे बैलेंस, तो हो गया 4। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो यहाँ कितने हो गए 4, खत्म। दिस इज आवर बैलेंसिंग। अब ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या करना, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए इसका मोल चाहिए, कितना है मोल इसका 32 ग्राम दे रखा है। मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल, अभी बोला था मास बाय मोलर मास,
तो इसका मास 32 और इसका मोलर मास 16, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना है 2। तो इनफैक्ट इसका 2 मोल दे रखा है आपको। इसका कितना मोल दे रखा है, तो इसका मास कितना है 64 और इसका मोलर मास कितना है 32। इसका तो कोई काम नहीं है ना मोल निकालने में, ठीक। तो 64 डिवाइडेड बाय 32 कितना आया 2। इसका भी कितना मोल आया, दोनों का मोल दे रखा है बराबर, दोनों का मोल दे रखा है बराबर। अब ध्यान से सुन, अगर दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता तब बोलते कि दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो नहीं। तो अब डिसाइड करेंगे कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए तरीका क्या बताया, इसके मोल को डिवाइड कर दो किससे, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। कितना आया 2, वैल्यू कितनी आई 2, है ना। और इसके मोल को डिवाइड कर दो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। कितना वैल्यू आई, बोलो कितनी वैल्यू आई 1 आई ना। इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जिसके लिए वैल्यू कम है। किसके लिए वैल्यू कम है, ऑक्सीजन के लिए। तो ये तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, मींस एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। क्लियर। अब मैं इससे मतलब नहीं है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तब तरीका भी बताया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, पानी का, किसका, वाटर का, है ना। सॉरी वाटर का नहीं, CO2 का, CO2 का पूछा, कोई बात नहीं, CO2 का निकालना है, ठीक। क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे, कितने से निकाल रहे बोलो, 2 मोल से। कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। क्या हुआ 1 मोल, किसका 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या मोल पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22.4 को नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता, वॉल्यूम अपॉन 22.4। सो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मोल इंटू 22.4। सो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 22.4। सो योर आंसर विल बी 22.4 लीटर बेटा। क्लियर। चलिए ये था दूसरा सवाल। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तीसरे में बोला सबसे पहले बैलेंस कर दें इसको। तो यहां इसको कर दिया हमने 2, तो कितने हो गए 6, क्लोरीन 6 बैलेंस। हाइड्रोजन कितना 6 हो गया। एल्यूमिनियम कितना है 2 कर दिया, बैलेंस्ड। क्लियर। अब दे रखा है 270 ग्राम एल्यूमिनियम का, कितना 270 ग्राम एल्यूमिनियम का, कोई दिक्कत। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना, तो बोलेंगे गिवन मास कितना है 270। मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दैट इज 27। इस 2 से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर। कितना मोल 10 मोल। सो एल्यूमिनियम का मोल कितना दे रखा अपने पास 10 मोल दे रखा है। क्लियर। HCl का मोल निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तब क्या बोलेंगे गिवन मास कितना 365, मोलर मास 36.5, यही तो होता। डिवाइड कर दिए कितना मोल, अगेन वी हैव 10 मोल। क्लियर। इसका भी कितना मोल दे रखा है 10 मोल। क्लियर। अब निकालना है, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इसके मोल को डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट से, तो वैल्यू आएगी 5, और इसके मोल को डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट से, है ना, तो वैल्यू आएगी 5/3। अब बोलो 5 बड़ा के 5/3 बड़ा, 5 बड़ा, छोटा कौन 5/3। जिसकी वैल्यू छोटी आती है उसी को तो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट बोला। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, HCl। क्लियर। सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय अमाउंट ऑफ HCl। ठीक है, चलो कर लो डिसाइड। अब क्या बोलेंगे, अब HCl बताएगा कि हाइड्रोजन कितना बन रहा है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। जिसका निकालते हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे, जितने से निकाल रहे हैं उसको कर दो मल्टीप्लाई। अब ध्यान से, मैंने बोला था इसको हटाने का है ना, कंफ्यूजन करेगा। इससे नहीं कर रहे हम लोग, किससे करेगा, एक्चुअल मोल किसका दे रहेगा ये ना। कितना से निकालेंगे 5/3 से या 10 से, 10 से, है कि नहीं। तो आंसर कितना आया, ये 3 दूना 6, सॉरी चलो 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, और ये 5, कितना गया, कोई दिक्कत। कितना मोल है 5 मोल। किसका मोल है 5 मोल किसका है, हाइड्रोजन का। क्या इसका मोल पूछा, नहीं वॉल्यूम पूछा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। तो क्या बोल देंगे 5 इंटू 22.4 कितना आएगा 112। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 112 लीटर आंसर।
क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले में बोला वी हैव एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, और रिएक्शन हुआ तो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड। रिएक्शन को कर देंगे बैलेंस, यहां लगा देंगे 2 तो ऑक्सीजन हो गया 6, यहां लगा देंगे 3, ऑक्सीजन हो गया 6, और एल्यूमिनियम हो गया 4, तो यहां लगा दिया हमने 4, खत्म, बैलेंस। अब इसका मोल कितना है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास बाय मोलर मास। मास कितना? 54। मोलर मास कितना? 27। वैल्यू 2। इसका मोल कितना है? इसका इनफैक्ट 2 मोल। कितना एल्यूमिनियम का? 2 मोल। और इसका कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। सो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये कितना लीटर है? 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो वी हैव 2 मोल अगेन। इसका भी कितना मोल दे रखा है? 2 मोल। क्लियर? दोनों का मोल दे रखा है सेम। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके मोल को डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट से, तो 2/4 हो जाएगा, और इसके मोल को डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट से, तो 2/3 हो जाएगा। न्यूमरेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर किसका बड़ा? इसका। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही तो छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? ये फ्रैक्शन छोटा है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज एल्यूमिनियम। क्लियर? और मैं इन सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे? इससे। ठीक, ओके। अब निकालना है मोल पहले, किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? तो जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट कहां? ऊपर। जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट कहां? नीचे। इनटू जितने से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं बेटा? 2 मोल से। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे 2, कितना है? 2 2 जा 4/4, वैल्यू 1। सो वी हैव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। अब पूछा है मास, सो मास इज इक्वल टू क्या होता? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज 1। मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैलकुलेट करोगे, आएगा 102। कितना आएगा? 102। सो मास इन ग्राम इज 102 ग्राम आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये था अपना सिंपल स्टोइशियोमेट्री। क्या था? स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये अपना क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? ठीक, और लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों चीजें अपनी खत्म। ठीक, तो कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं ये सीख लिया हम लोगों ने। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है ये सीख लिया हम लोगों ने। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट क्या होता है ये सीख लिया हम लोगों ने। ठीक, चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब लिखना एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका कैलकुलेशन। आपको बोल देगा, कुछ डेटा दे देगा, बोलेगा बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है उस कंपाउंड का। ठीक है, सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन। एक चीज होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा होता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और तीसरा होता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, 3 अलग अलग फॉर्मूला होता किसी भी कंपाउंड का। ठीक, तो पहली बात तो तीनों चीज को लिखो, क्या क्या है लिखो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है लिखो। इट इज सिंपली और simplest formula. It is the simplest formula. It is the simplest formula of any compound. It is the simplest formula of any compound which only gives information about which only gives information about simplest ratio of the atoms of different element
in the given compound, किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का एटम जो पाया जा रहा है उसका रेशियो क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है एक्चुअल फॉर्मूला इसका, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है तो क्या बोल रहे हैं 2:2। क्या ये सिंपलेस्ट है? नहीं, इससे भी सिंपल लिखा जा सकता है। क्या? 1:1। क्लियर? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HO। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? एक चीज है C2H2, क्या है? C2H2 इथाइन, ये है एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे और सिंपल लिखा जा सकता है, बोलेंगे C1H1। क्या है? C1H1 या CH। अगला H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है। ये क्या ये सिंपलेस्ट है? बोलेंगे नहीं, अभी भी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे सिंपल क्या हो जाएगा? CHO, है ना? हाँ सॉरी, CHO2 या HCO2, वट एवर यू से। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, हमने लिखा अगला HCl, क्या इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं। ठीक, H2O, क्या इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करके 1 बनाओगे तो ये आधा हो जाएगा। NH3, क्या इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? बिल्कुल, यही इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा। क्लियर? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया का, यही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा। वी हैव H2SO4, क्या इससे सिंपल कुछ लिखा जा सकता है? नो डाउट, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, इसको डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट यही इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा, बिकॉज इससे सिंपल कुछ लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या? कभी कभी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है, यस सर नो, ये दोनों डिफरेंट है। बट कभी कभी इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों क्या है? सेम ही है। क्लियर? समझ मारी बात? तो क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग हो, ऐसा भी हो सकता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को दोनों क्या हो? सेम हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन देगा? जस्ट अबाउट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? ये कभी ये नहीं बताएगा आपको, मतलब अगर यही इंपेरिकल हो गया, यही मॉलिक्यूलर हो गया, तब तो इंफॉर्मेशन देगा ही मॉलिक्यूलर वाला, क्योंकि दोनों चीज सेम है। लेकिन अगर हम ये कंपाउंड ले रहे हैं तो ये कभी भी आपको नहीं बताएगा कि इसमें एक्चुअल कार्बन का एटम कितना है, एक्चुअल हाइड्रोजन का एटम कितना है। क्लियर? सो दिस इज लीस्ट इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला। सबसे कम इंफॉर्मेशन कौन देगा? इंपेरिकल। ठीक, अगला लिखो मॉलिक्यूलर। अगला मॉलिक्यूलर। Molecular formula of a compound. Molecular formula of a compound gives information. Molecular formula of a compound gives information. Gives information about total number of atoms. Total number of atoms of different element. Total number of atoms of different element. Total number of atoms of different element in the compound. As well as their simplest ratio. क्लियर है? एज वेल एज देयर सिंपलेस्ट रेशियो। समझ मारी बात? जैसे ये लिखा था हम लोगों ने, क्या? C2H2, और इसी का लिखा इंपेरिकल फॉर्मूला CH लिखा ना। तो हम कह रहे हैं ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का एटम कितना है? 2, और हाइड्रोजन का एटम कितना है? 2। क्लियर? बट ये तो बोल रहा है कि 1 और 1 है ना। तो इसने इंफॉर्मेशन क्या दिया? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। क्लियर? अच्छा, इसका भी इंफॉर्मेशन ये दे देता है। क्यों? इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 2:2 तो आया, बाद में इसी को तो 1:1 बोल देंगे, ये और कटेगा ना। इसका मतलब इंपेरिकल वाला इंफॉर्मेशन भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता क्या रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं, एज ए होल टोटल एटम कितने हैं, है ना। तो बोलेंगे 2 2 4, और जब सब पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास भी बता ही देंगे, है ना। तो आगे लिखना, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर मास।
It also gives it also gives information about molecular mass of any compound. It also gives information about molecular mass of any compound. ठीक, बट क्या ये बताएगा कि एक्चुअली कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे जुड़े? क्या ये कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन? नहीं। क्लियर है? वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? स्ट्रक्चरल। अब लिखो तीसरा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंपाउंड, इट गिव्स complete information about any compound, that is total number of atoms, total number of atoms, comma number of atoms of different element, number of atoms of different element, comma molecular mass, comma molecular mass, as well as presentation of atoms in the molecule, presentation of atoms in the molecule, that is arrangement or connection of atoms with each other, arrangement or connection of atoms with each other, that is complete structure of molecule, क्लियर? जैसे भी हम लोगों ने बोला, एक बोला क्या C1H1, ये बोला क्या हम लोगों ने, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है ये? इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर इसी को बोल दिया C2H2, दिस वाज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब बोल रहे हैं, अब इसी का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता, तब बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड H। ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इसने बताया तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बता रहा है आपको कि कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर अगला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये भी बोल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 पाई है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, अगले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी बता रहा है कि सिस्टम में टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है और टोटल पाई बॉन्ड 2 है, टोटल बॉन्ड पेयर 5 है। क्लियर है? टोटल लोन पेयर 0 है। ये सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एज वेल एज कार्बन के एटम 2 हैं जो इसने बताया, हाइड्रोजन का एटम 2 हैं जो इसने बताया, उनका रेशियो 1:1 है जो इसने बताया, सब कुछ इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है? स्ट्रक्चरल। तो ये था तीनों का डेफिनेशन, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन। किसका? इंपेरिकल का, मॉलिक्यूलर का, एज वेल एज स्ट्रक्चरल का। अब अपना टॉपिक क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेशन डेटा की बेसिस पे। ठीक, तो पहले हम उस पे बाद में जाएंगे, उस पे बाद इनफैक्ट जिस चीज से जाते हैं पहले वही चीज हम लोग निकालते हैं। आपको क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा परसेंटेज मास। क्या दिया जाएगा? परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा अलग अलग एलिमेंट का। बोलेगा अब निकालो तुम इंपेरिकल फॉर्मूला, तो तुम पहले उल्टा पढ़ो। क्या पढ़ो? पहले तुम परसेंटेज मास निकालना सीखो, फिर हम वहां से बता देंगे कैसे होता है स्ट्रक्चरल, सॉरी इंपेरिकल। देखो ध्यान से, पहले समझो। लिखना हेडिंग, बदल दो हेडिंग। अब लिखना परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी element in any compound। मान लीजिए, लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड मीथेन। क्या है? मीथेन। नो डाउट मीथेन किससे मिलके बना है? तो कार्बन एटम से और हाइड्रोजन एटम से। कितने से? 4 हाइड्रोजन एटम से। क्लियर है? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता? 16 है ना। ऑब्वियसली वो किसके सम के बराबर होता? तो इसका एटॉमिक मास होता 12 और इसका एटॉमिक मास होता 1, तो 1 इंटू कर देते हैं हम लोग 4 और इन दोनों को देते हैं जोड़, तब आ जाता है 16। क्लियर? यही से तो निकालते हो, है कि नहीं? इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जा रहा है। किसी ने आपसे बोला व्हाट इज द परसेंटेज मास
कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इन CH4 निकालो। तो क्या करेंगे सिंपली, कार्बन का अपॉन टोटल, कार्बन का देखेंगे टोटल मास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 12 है ना, डिवाइडेड बाय 16 है ना, इनटू 100, यही नहीं करेंगे। आगे देखो, आगे देखो, परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तब क्या करोगे, 4/16 इंटू 100, ये करेंगे ना। अब आराम से, ये 4 क्या है इनफैक्ट, अब बोलेंगे 4 इंटू 1 है, 4 इंटू, सो व्हाट अबाउट 1, ये क्या है, तब बोल रहे ये तो एटॉमिक मास ठहरा, क्या है एटॉमिक है कि नहीं, और ये 4 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है ना, किसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर, या यूं बोल दो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो कह सकते हो, बोला है ना हम लोगों ने पहले इंडेक्स। क्लियर, समझ मारी बात, ठीक। तो इसका मतलब मैं इसको तोड़ के क्या लिख सकता था, लिख सकता था 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, तो इसको भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, तो मुझे इन जनरल लिखना हुआ तब क्या बोलेंगे, इन जनरल, क्या बोलोगे, बोलो परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या बोले ऊपर में हम लोग, इंडेक्स या नंबर है ना, इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट बोलेंगे इनटू मोलर मास को हम लोग m से दिखा रहे हैं, क्या है ना, मतलब मोलर मास का मतलब क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय, बोलो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड बोलोगे, और इनटू 100 इंटू 100, ये हो गया एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, अब खटाखट निकल जाएगा यहां से, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये है परसेंटेज। तो अगर हम यहां कार्बन का निकाल रहे हैं तो क्या आया, अब क्या निकालेंगे कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तब क्या बोलेंगे, कितना मास है, एटम कितना है 1, एटॉमिक मास कितना है 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 16 इंटू क्या 100, कितना आया 75%, कितना आया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 16 इंटू क्या 100 बराबर क्या 25, ऐसे भी निकाल दोगे, क्या क्या, दो ही तो एलिमेंट है, एक का 75 है तो दूसरे का क्या 100 माइनस 75, 25 ही आएगा। क्लियर, परसेंटेज समझ में आया, निकालो फटाफट 2-3 का। लेट C2H6 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ। अगला H2O है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ। दूसरा सवाल, पहला सवाल, तीसरा CH3OH है, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज। चौथा भी लिख लो, C2H5OH है, इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बताइए। पहला सवाल, इथेन कितना है, इथेन में मोलर मास 30, कितना है बेटा, बोलो 30 है कि नहीं, मोलर मास कितना है 30। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन एटम, इंडेक्स बोलोगे ना, कितना 2,
एटॉमिक मास कार्बन का 12 डिवाइडेड बाय पूरा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 30 है ना, डिवाइडेड बाय 30 इनटू क्या 100। 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 5 से डिवाइड कर दे 20, कितना आया 20 चौका 80, कितना आया ना। हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहीं से निकल गया 100 में से 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। हम फॉर्मूले से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में कितना है 6 इंटू एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्या 100। क्लियर, 6 पंचे 30 और 5 से 20, कितना आया 20%। कोई दिक्कत। ये हुआ इथेन का। चलिए अगला वाटर की बात करें। वाटर की बात करोगे तो क्या बोलोगे, वाटर का मोलर मास कितना है, तो बोलेंगे 18। कितना है 18। हाइड्रोजन की कहानी है, तब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का नंबर 2, एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, ये ना, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे, इससे काट दिया तो 9, और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 11.11%, ये मिलेगा। अब इसकी बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटम कितना है 1, एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, यही ना। 2 से डिवाइड कर, कितना मिल गया 8, और ये कितना 9, वैल्यू कितनी आई 900 बटा 800 बटा 9, कितना लिख देंगे 9 8 72 और फिर 8 80 फिर 9 8 72, तो यही चलता रहेगा। नहीं 9 8 72 और कितना आया 80, हाँ ये तो है 8888 चलता रहेगा, ठीक। 88.888 चलता रहेगा, 89 चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत। कितना परसेंटेज आया, ठीक है। अगला मीथानॉल, सेम वही तरीका अपनाएंगे, है कि नहीं। मिथेनॉल में कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा बोलो, तब क्या बोलेंगे, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास कितना, तो 12 और 4 16 16 32, कितना 32 ना, ठीक। क्या लिखेंगे कार्बन का, तो बोलेंगे नंबर कितना 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 32 इंटू क्या 100, ये ना। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 दिया 12, 4 8 32, फिर 4 से डिवाइड किया तो 4 दूना 8, यहाँ 25, क्लियर। और यहाँ डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया बोलो 1.5, ठीक। तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके, 25 दिया 75 है ना, और 25 से गए 25 और 7 32, 32.5, क्लियर है 32 तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हुआ 32.5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें, कितना हाइड्रोजन है 3 और 1 4, तो 4 बटा 32 इंटू 100, 4 8 32 और 4 दूना 8 और यहाँ 25 और फिर डिवाइड कर दिया तो 12.5%, 12 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 12.5%, क्लियर। ओके, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तब क्या बोलेंगे, कितना एटम है 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 32 इंटू क्या 100 डिवाइड कर दिया, कितना मिल गया 2, और ये से डिवाइड कर दिया कितना मिल गया 50। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 50 आना चाहिए। आ रहा है क्या, अरे वो तो नहीं आ रहा, 50 ही आएगा। 16 बाय 32 इंटू क्या 100, तो ये तो 16 दूना 32 50 ही आ रहा है, बट ये कैसे गड़बड़ हो गया फिर, ऊपर वाला 32.5 है ना। कार्बन के लिए क्या किया, कार्बन 1 इंटू 12 बाय इसका मास कितना है 12 और 3 15 1 16 16 16 32, तो ठीक है। 32 ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 दिया 12 और 4 8 32 और फिर 4 से यहाँ डिवाइड कर दिया तो 4 दूना 8, 25 चौके 100 है ना। इसी को तो मल्टीप्लाई किया 25, अरे 25 दिया 75 थोड़ी था, 25 पंचे 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई। कितना है 1.5 इंटू 25, कितना 25 पंचे 125, यहाँ कितना 12, 25 से गई 25 और 10 35 और 2 37, तो 37.5 है, क्लियर। तो ऊपर है 37.5 और ये है 12.5, क्लियर। अब क्या आ रहा था अपना ऑक्सीजन, कितना आ रहा था बेटा 50, आ गया खत्म।
ये हो गया। अब इसी को अभी हम लोग क्वेश्चन बना देंगे रिवर्स में, अभी इसी से इंपेरिकल फॉर्मूला पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो खैर इसके अकॉर्डिंग आपको पता था ना, आंसर तो पता था ना इसका, इसका आंसर क्या पता था? इट वॉज मीथेनॉल। क्या है ये? बोलो, मीथेनॉल। हम इसको सवाल बना देंगे आगे चल के, ठीक है। अगला इसकी बात करो, ये है क्या? इथेनॉल। मॉलिक्यूलर मास तब क्या बोल देंगे? 46 है ना, 12 दूना 24, 24 थे 30 और 16 46, खत्म। परसेंटेज ऑफ कार्बन, बोलिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? कार्बन तो 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, क्लियर है? तो क्या कर लोगे, ये हो गया 23 है ना, तो ये हो गया 1200 बटा 23, सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू आ जाए लिख देना, कर लोगे ना ऐसे ही, ठीक, सिंपल होता था, ऐसे ही कर लेते, अब कैलकुलेट कर लेना इसको, हो जाएगा, ठीक। ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसी को रिवर्स बना के सवाल बना दो। क्या आपसे पूछेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या बोला यार आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे बोला परसेंटेज ऑफ कार्बन, याद करो मीथेन में क्या निकाले थे? 75 है ना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना? 25, कोई दिक्कत? ठीक। और कंपाउंड क्या था अपना? मीथेन। हम यही पूछने वाले हैं आपसे, कंपाउंड क्या है, तो हम जान रहे को मीथेन, बट मीथेन हम सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। अब मुझे बताओ, यही तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा ना, और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से सुनना, आपको बोलेगा कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, ठीक। अगर उसने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ, तो बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ, तब कंडीशन क्या है? वो देगा मॉलिक्यूलर मास। क्या देगा? मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। हम जान रहे हैं दोनों एक ही चीज है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16। कितना है? अब आपसे बोला सवाल, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछता तो मॉलिक्यूलर मास नहीं देता, तब वहां एक काम कर देंगे, एन निकालेंगे। देखो ध्यान से देखते रहो। पहले जब भी ऐसा दिया हो क्या करना है? तब बोलेंगे एक कॉलम बनाओ एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट का, ठीक। एक कॉलम बनाओ उसके परसेंटेज का, ठीक। एक उसी को मान लो मास इन ग्राम। किसमें मान लो? ग्राम में। अब उससे निकाल दो तुम मोल। क्या निकाल दो? मोल, क्लियर, ठीक। अब उससे निकाल दो सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। इतने कॉलम बनाने हैं, सिंपल तरीका। कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा अपने पास? पहला कार्बन, उसका परसेंटेज है कितना? 75, ठीक, क्लियर। दूसरा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का दे रखा कितना बेटा? 25। बस यही ना, बस इतना ही काम है। जो दे दे उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो परसेंटेज देना उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? मास। उसी को क्या मान लेंगे? मास इन ग्राम। मान लिया 75 ग्राम। तरीका है ये सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा 25 ग्राम, होगा ना। अब मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मोलर मास। 75 बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 12। तो 75 बाय 12 करेंगे बेटा, कुछ वैल्यू आएगी। चलो यहां लिख देते हैं 25 और यहां लिख देते हैं 4, ये तो वैल्यू है ना, ठीक। इसका मोल निकालोगे तो क्या बोलोगे? 25 डिवाइडेड बाय 1, सो ये कितना आया? अब मुझे बताओ रेशियो कैसे निकालते हैं? जो छोटा वाला होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 25/4, ठीक। इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्लियर। अगली बार इसको डिवाइड करेंगे किससे? इससे। तो ऊपर कितना? 25, और नीचे कितना? 25/4, क्लियर। तो 25 गया 4 ऊपर, रेशियो कितना आ गया? 1:2। तो हमारे पास आया कार्बन इज टू हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:2। बस इसको लगाओ यहां, इसको लगाओ यहां, इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार। क्या आया? C1H4। कोई दिक्कत? अगर इंपेरिकल फॉर्मूला बोला तो आंसर यही खत्म, CH4। कोई दिक्कत? अब बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालो, तो देखो तरीका सुनाओ। जब भी ऐसा बोले तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल दिया करो इंपेरिकल मास। क्या निकाल देंगे? इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या आ गया? इंपेरिकल मास कितना आ गया? 16। जोड़ देंगे इनको, 16। अब इंपेरिकल मास निकालने के बाद एक निकालते हैं एन फैक्टर। क्या निकालते हैं? विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास दिया था सवाल में कितना? 16, और इंपेरिकल मास निकाले हैं कितना? 16। वैल्यू कितनी आई? 1, ठीक।
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन क्लियर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, C1H4 और n की वैल्यू कितनी है 1, सो इट विल रिमेन सेम, दैट इज C1H4। सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH4, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई। अभी हम लोगों ने इथेन देखा था ना, अब इथेन के लिए वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट। क्लियर, सवाल सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। सेम यही चीज कर सकते हैं, लिखो अगला सवाल। अब अपने पास क्या है, इथेन, ये लगा दिया हमने, कितना परसेंट था 80 और ये था 20। हमें पता है कि आवर कंपाउंड इज इथेन, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास क्या देंगे, अब 30 क्या देंगे। अब फिर बोला ये दोनों निकालो। अब देखो बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कॉलम बना देना फौरन। अब अपने कॉलम में फिर से क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, यही ना, उसका मास पुट कर दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द परसेंटेज गिवन इज, कार्बन का परसेंटेज क्या दे रखा बेटा 80 नाउ, और ये दे रखा है 20, खत्म। इसी से मास मान लेंगे 80 ग्राम, उसको बोल देंगे 20 ग्राम। मोल निकाल देंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 12, 4 से डिवाइड कर दो तो ऊपर कितना आया 20 और नीचे कितना आया 3, ऐसा। और इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, 20 बाय 1 तो कितना आया, अब बोलो यही तो है। फिर छोटा वाला, मतलब छोटा वाला ये है, इसी से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना 1 और यहां कितना 3, क्लियर। तो अब बोलो कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया 1:3। इसको पुट कर दो यहां, इसको पुट कर दो यहां, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है ऐसा करने से, CH3, क्लियर। अब बोलो इसके कोरेस्पॉन्डिंग इंपेरिकल मास क्या आएगा बेटा, 12 3 15 15, ये निकल गया। जैसे ये निकालेंगे एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना था 30, इंपेरिकल मास 15, डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई कितनी 2, कितनी आई, एन की वैल्यू कितनी आई। और अब क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लियर। सो एन की वैल्यू है 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा C1H3, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा C2H6 मल्टीप्लाई, है ना, क्लियर है। एक कंपाउंड था, यही है। सेम यही कहानी कर सकते हो किसके लिए, मिथेनॉल के लिए भी कर दोगे। इन सबको परसेंटेज बना लेना, सवाल खुद से क्रिएट कर लेना, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बोलो 12 4 16 16 32, तो दे देना मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालो। अब ऑब्वियसली यही मॉलिक्यूलर है, यही इंपेरिकल, तो एन की वैल्यू तो 1 आनी ही आनी है, क्लियर। तो इस टाइप के सवाल सॉल्व हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट, कौन सा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता, और जो लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें करके खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।